Yes, students, we are continuing our previous chapter, retirement and death of a partner. And you know that कि अपने लास्ट क्लास में हमने रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट तो पढ़ चुके थे। अब अपन को पढ़ना था डेथ ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो बेटा एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये कि रिटायरमेंट हो या डेथ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीज़ें एक जैसी होती है, बस जहाँ पे डिफरेंस आता है ना वो डिफरेंस होता है प्रॉफिट में। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है वो मैं आपको बताती हूँ टेक्निकली। सो अगर अपन रिटायरमेंट की बात करते हैं तो जनरली रिटायरमेंट क्या होता है, प्री प्लानिंग से होता है। कैसे होता है, प्री प्लानिंग। और जनरली हमने देखा है कि वो एक स्पेसिफिक डेट पे होता है, तो उस पर्टिकुलर डेट तक, या हम बात कर सकते हैं कि वो जनरली ईयर के एंडिंग पे हो रहा था। तो अपन को पता था कि ईयर एंडिंग पे जो भी एडजस्टमेंट थे वो करने थे। बट इन केस ऑफ डेथ, डेथ के केस में क्या होता है, डेथ है ना एकदम पहले से डिसाइडेड नहीं होती, प्री डिसाइडेड तो होती नहीं, एकदम से हो जाती है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने ईयर की स्टार्टिंग की 1 जनवरी से, ठीक है, हमको पता है 1 जनवरी से अपन को 31 दिसंबर तक चलना है। रिटायरमेंट होता तो कोई दिक्कत नहीं, अपन 31 दिसंबर तक चल लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ पे डेथ हो गई, मान लो बीच में ही हो गई, बीच में डेथ हो गई, यानी 31 मार्च को ही अगर जस्ट अज्यूम डेथ हो गई, तो अब क्या हो गया, अब अपन को यहाँ पे जितने भी पैसे हैं ना वो सारे के सारे अपन पहले क्या करते थे, रिटायरमेंट में उस पर्सन का कैपिटल अकाउंट बनाते थे, और जितने भी पैसे थे ना वो उसके या तो लोन में डाल देते थे या तो अपन कैश में पेमेंट कर देते थे, मतलब कुछ ना कुछ कर देते थे। बट सेम केस में अब यहाँ पे तो वो पर्सन है नहीं, तो अपन ये अमाउंट को क्या कर देते हैं, तो अपन ये अमाउंट उसके एग्जीक्यूटिव्स को दे देते हैं। एग्जीक्यूटिव्स मतलब कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव उसने बना रखा है, ठीक है, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको अपन जो भी अमाउंट ड्यू होता है वो पे कर देते हैं। ठीक है, तो मिड ऑफ द सेशन अगर डेथ हो जाती है या जिस भी डेट तक डेथ होती है, तो अपन को जो ध्यान रखना है वो ये कि अपन इस केस में भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। मतलब जो भी पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और जो ध्यान रखना है वो ये कि उसका बैलेंस करके तो अपन को लिखना ही है, प्लस उसके साथ अपन को कौन कौन से एडजस्टमेंट देने, अगर उसकी डेट पे अगर अपन रीवैल्यूएशन जस्ट अज्यूम हो रहा है तो डालेंगे। रिजर्व्स फंड डालने बहुत ज़रूरी है। जो भी रिजर्व फंड होते हैं उसमें उस पर्सन का जितना भी शेयर है वो चला जाता है। नेक्स्ट नंबर पे अगर उसको कोई, अपन ने गुडविल का एडजस्टमेंट की बात की है कि आपको गुडविल मिलती, तो उसकी डेथ पे उसके टाइम पे हमको गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जो कौन से पार्टनर करने वाले होते हैं, गेनर जो करने वाले होते हैं। उस पर्सन के जाने से जो भी पार्टनर गेन करने वाला है वो भी उसको कॉम्पनसेट करेगा और गुडविल का अमाउंट पे करेगा। थर्ड थिंग जो अपन को ध्यान रखनी है वो ये कि अगर कभी पार्टनरशिप डीड में जस्ट अज्यूम लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे सकते हैं। तो अपन लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है तो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो अपन चार्ज कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड पे। यानी कि बेसिकली कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते थे वैसे ही बनाना है, कोई चेंज नहीं है। बट जो चेंज आता है वो होता है प्रॉफिट का। यानी कि जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जस्ट अज्यूम 1 जनवरी से अपन ने बिजनेस स्टार्ट किया और 31 मार्च को वो पर्सन शांत हो, डेथ हो गई, उस पर्सन की डेथ हो गई। तो अब क्या, इस कंडीशन के अंदर अपन को, उसने अपने साथ बिजनेस में काम कितने टाइम किया, 3 मंथ्स काम किया, तो अपन को उसको देना पड़ेगा ना 3 मंथ्स का प्रॉफिट। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन तो P&L अकाउंट ईयर एंड पे बनाते हैं। अब क्या, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी कंडीशन में अपन को ध्यान रखना है कि हम P&L अकाउंट आज नहीं बनाते, अपन उसी दिन बनाएंगे। तो अपन जो भी अप्रॉक्स अपना प्रॉफिट का परसेंटेज होता है, मान लो हम 10,000 रुपये की सेल करते हैं, जस्ट अज्यूम हम सेल्स कितने रुपए की कर रहे हैं, 10,000 की, तो अप्रॉक्स हमको 1,000 का प्रॉफिट हो जाता है। तो अपन निकाल सकते हैं कि जितनी भी सेल्स होती है उसका 10% तो हम प्रॉफिट अर्न कर ही लेते हैं। अपन एक एवरेज टेंटेटिव अमाउंट निकाल लेते हैं या परसेंटेज निकालते हैं, तो उसी के बेसिस पे आपका जितने भी महीने का इंसान ने काम किया उतने महीने का प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है, और उस प्रॉफिट में उस पर्सन का जो भी शेयर बनता हो दे दो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि बस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना उस पर्सन को ज़रूरी होता है। या फिर बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म्स होती है जो क्या कर देती है, वो डिसाइड कर लेती है। क्या डिसाइड कर लेती है कि जो भी पर्सन होगा उसको हम इतना परसेंटेज प्रॉफिट देंगे या इतने मंथ का प्रॉफिट देंगे, जो भी होगा वो डिसाइड करते हैं उनकी पार्टनरशिप डीड में। बट अगर पार्टनरशिप डीड मेंशन नहीं है तो जितने भी मंथ से उसमें जितने परसेंट प्रॉफिट निकल रहा है वो आपको देना होता है। बट प्रॉफिट दोगे कैसे, प्रॉफिट तो ईयर एंड पे बनाते हैं अपन P&L अकाउंट। तो अपन बस अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाते हैं, या जो नया चीज़ होती है वो होता है P&L सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट पता है ना, कि जो फ्यूचर में जाके फ्यूचर की जो कंटिजेंसी होती है उसके बेसिस पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्रॉफिट का पार्ट जो आउटगोइंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो करोगे P&L सस्पेंस से।
ठीक है। तो अब अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको इजीली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं अपनी बुक जो जीपीएच उसका क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन अपन को ऐसा बोल रहा है, दैट द बैलेंस शीट ऑफ राधा, सोहन और मदन, मतलब 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:1, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। अब उन्होंने बोला है बैलेंस शीट दे दी, ओके। अब आगे पढ़ लेते हैं। तो मदन डिसाइडेड, मतलब एम जो है वो जा रहा है, थर्ड पर्सन जा रहा है, मतलब सॉरी एम डाइड, गलत बोल दिया मैंने, एम डाइड होता है, एम चला गया। तो अब क्या हो गया, एम को अपन को शेयर देना पड़ेगा जो भी पर्सन। अब देखो वो गया कब, 1 दिसंबर को उसकी डेथ हो गई, मानी कि 31 मार्च से वो अपने साथ बिजनेस में था। 31 मार्च को बैलेंस शीट दी, यानी कि उसने अपने पास कितने महीने काम किया, अप्रैल में काम किया, मई में काम किया, जून में किया, जुलाई में किया, अगस्त में किया, यानी 1 2 3 4 5। अब आपको समझ में आ गया होगा, हमको उसको 5 महीने का क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट, क्योंकि 5 महीने तक वो अपने साथ था ना। जस्ट अज्यूम अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, आप 3 महीने जॉब करते हो फिर जॉब छोड़ देते हो, तो आपको पता है ना 3 महीने का आपको सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है, वैसी ही चीज़ है। तो अपन ने उसके साथ 5 मंथ तक उसने अपने साथ काम किया, तो अपन उसको 5 मंथ का क्या दे देंगे, प्रॉफिट दे देंगे। फिर आगे वो बोल रहा है, द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप में ऐसा लिखा है कि आपको पार्टनर को ये पर्टिकुलर चीज़ें देनी है अगर कभी किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो पहली चीज़ क्या दे रखी है, तो पहली चीज़ ऐसा दे रखा है, दैट प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, मतलब हमको 2 ईयर क्या लेने परचेजिंग के, ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। मतलब क्वेश्चन ऐसा बोल दिया कि पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो और उसमें 2 परचेजिंग ईयर है उसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको गुडविल आएगी, इसी हिसाब से आपको गुडविल निकालें। अब अपन को 3 साल का प्रॉफिट चाहिए, तो क्वेश्चन आगे बोल रहा है, प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर विच वर 64,000, मतलब पिछले 3 साल का प्रॉफिट कितना है, 64,000। तो अब अपन लिख देते हैं। अब अपन को सबसे पहली चीज़ गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले अपन पढ़ लेते हैं इक्वेशन ताकि आपको समझ में आ जाए क्या क्या करना है। फर्स्ट चीज़ यहाँ पे अपन को गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। सेकेंड बोल रहा है दैट मदन शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी कि जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक का हमको उसको प्रॉफिट देना है। तो कैसे देना है, तो पार्टनरशिप डीड ऐसा बोलती है दैट इट इज़ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स फॉर द लास्ट सेल्स, लास्ट सेल्स नहीं लास्ट ईयर सेल्स, ठीक है। तो वो बोल रही है कि हमको जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो उसकी सेल्स के बेसिस होगा, पिछले साल की सेल्स को बेस मान के करना है। तो हमने कहा ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन की, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, यानी कि पिछले साल की 12 महीने की हमारी सेल कितनी दे रखी है, 1,50,000। पिछले साल की सेल्स कितनी है, 1,50,000 एंड दैट ऑफ 1 अप्रैल टू 1 सितंबर, यानी कि 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल से लेके सितंबर तक की, यानी कि करंट मंथ जब तक वो इंसान था, जिंदा था, तब तक की उसकी सेल्स है कंपनी की 90,000। पिछले साल की 1,50,000 थी, अभी हमने कितने मंथ्स देखे, 5 मंथ की सेल है 90,000। तो अब आगे फर्म बोल रही है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 50,000 और पिछले साल का फर्म का प्रॉफिट कितना था, 50,000। तब आप कॉमन सेंस लगाओ, हम 1,50,000 की सेल्स करते थे तो हमको 50,000 का प्रॉफिट होता था, मतलब 50,000 का प्रॉफिट 1,50,000 की सेल्स पे हो रहा है, यानी सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 1,50,000 का 1/3 है 50,000, ठीक है। तो वैसे ही इस बार 90,000 की सेल्स की तो इसका 1/3 हमको क्या होने वाला है, प्रॉफिट। इसको और अपन लॉजिकली प्रॉफिट रेशियो निकाल के भी सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपन को क्वेश्चन ने ऐसा बोला है कि आपको प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना है, तो अपन को यहाँ तो ये चीज़ समझ में आ गई कि 1/3 जो प्रॉफिट होता है वो सेल्स का होता है, मतलब सेल्स का 1/3 हम प्रॉफिट अर्न करने वाले, ये चीज़ अपन को क्लियर हो जाती है। तो अब अपन को उस पर्सन को प्रॉफिट का शेयर भी देना है। फिर वो आगे बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम। तो अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वर्ड दिया पर एनम, पर एनम मतलब पूरे 12 महीने यानी 12 मंथ्स के टाइम के लिए आपके पास 10% रेट है। तो आपको देखना पड़ेगा कि 5 मंथ्स के लिए आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि अब आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है तो इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए चार्ज करो, तो 1 2 3 4 5 अपन ने अभी देखा था, वो 5 मंथ तक अपने बिजनेस में था, तो अपन उसको इंटरेस्ट कितने महीने का देंगे, 5 मंथ का, ये ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू मदन्स विल, मदन की ऐसी इच्छा थी कि द एग्जीक्यूटर शुड डोनेट हिज शेयर ऑफ हिज शेयर टू दी मैत्री छाया ऑन ऑर्फनेज फॉर गर्ल्स। ओके, मतलब मदन के डेथ के बाद जो भी पैसे होते हैं वो उस पर्टिकुलर पर्सन को चले जाने चाहिए, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्फनेज को चले जाने चाहिए।
कोई दिक्कत नहीं, अपन तो बनाएंगे कि हमको कितना आपको पे करना है, हम इतना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे हम। और दूसरी चीज़ ध्यान जो रखनी है वो ये कि ये जो भी पैसे होंगे वो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में जाएंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा एग्जीक्यूटर्स नाम से। सो बोल रहा है प्रिपेयर मदन्स कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, अपन क्या कर देते हैं मदन का कैपिटल का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम काय से, स्टार्टिंग करेंगे हम बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है, जनरल रिजर्व। ओके, तो जनरल रिजर्व बोलती है हमको ध्यान में आना चाहिए, अच्छा इसको तो अपन को डालना है, कहाँ पे डालना है, पार्टनर के कैपिटल में, क्योंकि इसके अंदर जो भी इसका शेयर होगा वो ये लेने वाला है। बिल्स पेबल में कोई दिक्कत नहीं है, लोन में कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल का बैलेंस दिख गया, कैपिटल का बैलेंस मदन का कितना है 75,000। मदन से रिलेटेड सारी चीज़ें टिक कर लो। एक तो जनरल रिजर्व देना है, अपन को ध्यान होना चाहिए। मदन की कैपिटल अकाउंट में आएगी, कैश में कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, डेटर्स में कुछ नहीं है। कभी ओल्ड गुडविल होती तो राइट ऑफ करनी पड़ती, मशीन में कोई दिक्कत नहीं, असेट्स है नॉर्मल। मदन्स लोन, अरे ये क्या चीज़ दिख गई कि हमने तो मदन को लोन भी दे रखा था। तो अब आप बताओ कि हम उसकी कैपिटल में से उसका लोन एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। यानी जो भी पर्सन आया है वो उसको अपन क्या करने वाले हैं, लोन का भी एडजस्टमेंट करने वाले। तो अब अपन कर देते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं तो लिख देते हैं मदन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मदन की कैपिटल का अकाउंट पहले क्लोज करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ क्या डाल दी, बैलेंस। तो बैलेंस देखो कितना दे रखा है मदन का, मदन से रिलेटेड अपन को बैलेंस शीट में 3 चीज़ें दिखी है, तीनों डालनी है अपन को। हमेशा याद रखा करो कि वो सारी अपोजिट चीज़ों अपोजिट साइड जाएगी। मदन की कैपिटल का बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, तो हम लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000, दैट्स इट। फिर हमको पता पड़ा कि मदन को तो अपन को जनरल रिजर्व भी देना है, तो मदन की जनरल रिजर्व कितना है 65,000 का, इसमें मदन का शेयर कितना है, तो देखो 437,718 यानी कि 1/8। तो अपन जनरल रिजर्व जो है कितने रुपए है, जनरल रिजर्व हमारे पास है 65,000, तो लिख देते हैं 65,000 का 1/8 पोर्शन, यानी कि 8125 अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया, जनरल रिजर्व मिला तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक है। बैलेंस लिख दिया। फिर अपन को बैलेंस शीट में मदन से रिलेटेड क्या चीज़ दिखी, तो मदन का लोन दिखा 33,000, तो लिख देते हैं मदन का लोन अगर है, मदन को ऑलरेडी लोन दे रखा है तो अपन अमाउंट कॉम्पनसेट करेंगे, तो कौन सी साइड पे आ जाएगा, अपोजिट साइड। अगर मान लो एक चीज़ और समझो, डेबिट साइड पे लोन आ जाएगा क्योंकि इससे उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। अब ध्यान रखो कभी अगर मदन का लोन जो है वो लाइबिलिटी साइड में होता है तो अपन यहाँ पे कौन सी साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो लोन मदन ने हमको दिया था तो अब अपन को रीपे करना पड़ेगा, समझे, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये लोन था कि फर्म ने मदन को दिया है, तो फर्म ने मदन को दिया तो मदन के साथ फर्म क्या करेगी, कॉम्पनसेट करेगी कि अच्छा चलो ठीक है पहले आपका लोन का अमाउंट जो ड्यू था वो हम एडजस्ट कर देते हैं, तो वो डेबिट साइड पे आ गया, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद अपन जो करने वाले हैं वो है एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले दिख दिया प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना है, तो हमने देखा एवरेज प्रॉफिट कितना है पिछले 3 सालों का 64,000 और 2 ईयर का परचेजिंग है, तो अपन लिख लेते हैं गुडविल कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर मैंने अकाउंट बनाया कैपिटल अकाउंट और लास्ट में मैंने की है वर्किंग, तो आपको भी ऐसे ही काम करना है क्योंकि बहुत सारी वर्किंग हुई है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज फर्स्ट पॉइंट, तो लिख देते हैं गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 इज योर परचेजिंग ईयर एज इट इज गिवन इन योर क्वेश्चन। सो एवरेज प्रॉफिट हो जाता है 64,000 मल्टीप्लाई बाय 2 वुड अल्टीमेटली गिव्स अस 1,28,000। तो ये गुडविल किसकी आ गई बेटा, फर्म की गुडविल कितनी हो गई 1,28,000। अब अपन को निकालना पड़ेगा जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर, तो मदन्स शेयर ऑफ गुडविल वुड बी फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर, सिंपल सा लॉजिक है। तो 1,28,000 में 1/8 का मल्टीप्लाई किया तो अपन को पता पड़ा कि अपन को मदन को गुडविल का कितने रुपए देने हैं 16,000। अब ये देगा कौन, तो ये देने का काम करेंगे राधा और सोहन, ठीक है, एक राधा देगी और एक सोहन देगा। तो अब देखो क्या करना है, सिंपल तरीका, हमारा ओल्ड रेशियो क्या था 4:3:1, ये पर्सन गया यानी कि हमारे लिए न्यू भी यही हो गया और गेनिंग रेशियो भी यही हो गया। तो ये जो 16,000 इसको अपन काय में एडजस्ट कर देंगे 4:3 के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि 4/7 और 3/7, ये तो आपको पता ही है अपन कितने क्वेश्चन से कर रहे हैं, 16,000 का अमाउंट है। तो ये जो आर का शेयर होगा यानी कि राधा का शेयर होगा वो क्या हो जाएगा 4/7 और फिर 16,000 है तो इसका शेयर कितना हो जाएगा 3/7, दैट्स इट। 4:3 के रेशियो में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो आर को मिलता है 49143। बेटा एक्चुअली ये राउंड अप कर लेना, ये आगे वाला अमाउंट तो थोड़ा सा टोटल कर लेना, मतलब पॉइंट के बाद आप लोगों को डिजिट दिखे ना उसको आप राउंड अप कर लेना, ये चीज़ तो आपको आती होगी। 6857 तो अपन डाल देते हैं, ये दोनों चीज़ें अपन किसको देने वाले हैं, आप कॉमन सेंस लगाओ, जो जा रहा है उसको देने वाले, यानी उसकी कैपिटल क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, तो कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे।
लिख देते राधा ने कितना दिया अपने शेयर के अंदर से 9143, तो लिख देते 9143। सोहन ने कितना दे दिया 6857, तो लिख देते 6857। दैट्स इट, फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट। तो सेकेंड एडजस्टमेंट बोल रहा है दैट मोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द डेट वुड बी कैलकुलेटेड जस्ट लाइक दैट। तो अभी आपको मैंने बोला जैसे कि हमारे पास जो पिछले साल की सेल्स थी उसका 1/3 हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। अदरवाइज मैंने यहाँ पे कैलकुलेट भी कर रखा है, अगर नहीं समझ में आया हो तो देख लेते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, ठीक है। तो हमारी पिछले साल की सेल्स क्या थी बेटा, पिछले साल की सेल थी 1,50,000, तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना था 50,000। अब आप लगाओ कॉमन सेंस, क्या लगाओगे, तो आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते थे आप लोग, वही निकालो लो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये निकलता था, जिसमें आपको ये पता पड़ता था कि सेल्स का कितना % जीपी होता है। तो बस अब यही सोच लो, ग्रॉस प्रॉफिट ना लेते हुए अपन इसको प्रॉफिट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट है, तो अपन समझ सकते हैं कि सेल्स का कितना % प्रॉफिट होता है। तो लिख देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना, लिख देते हैं 50,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा मैंने यहाँ लिख रखा है, यही देख लो, वैसे प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो है कितना 50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 वुड गिव्स अस 33.33। इसको अगर अपन फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे तो 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, 40 से 40 कैंसिल, और 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो ये अब ये परसेंटेज का ना होते हुए प्रपोर्शन में चला गया, मतलब कि आपका 1/3 क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो अब देखो, अभी जब तक श्याम जिंदा था, सॉरी शाम नहीं मदन है, जब तक मदन अलाइव था उस टाइम तक अपनी सेल्स कितनी हुई 90,000, तो उस टाइम तक का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 90,000 का 1/3 या 90,000 का 33.3333 निकालते रहोगे ना, तो आ जाएगा 30,000। कितना आएगा 30,000। तो ये तो हो गया 30,000 फर्म का प्रॉफिट, किसका प्रॉफिट हो गया, फर्म का, ठीक है। तो 30,000 के अंदर 1/8% निकालेंगे, कितना 1/8, तो कितना आ जाएगा 3750, उसको अपन को देना है, तो देंगे कैसे, P&L सस्पेंस से, तो लिख देते हैं अपन, लिख दिया अपन ने, ये तो सोहन का शेयर था, हाँ ये लिख दिया बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। इसके आगे लिख देना वर्किंग नोट नंबर 2, और ये जो गुडविल का एडजस्टमेंट किया था वर्किंग नोट नंबर 1 था। तो ऐसे लिख दोगे तो एग्जामिनर को भी क्लियर हो जाता है, 3750, दैट्स इट। अब उसके बाद अगला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, तो अगला एडजस्टमेंट बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स टू बी अलाउड एट 10% पर एनम, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सीखते आ रहे हैं, क्रेडिट साइड में होगा, इससे कैपिटल बढ़ती है। तो अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा काय पे चार्ज होता है, ओपनिंग पे कि क्लोजिंग पे, तो ओपनिंग पे चार्ज होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट होता है ना। तो 75,000 कैपिटल का बैलेंस है, तो लिख देते हैं, यहाँ मैंने छोटा छोटा लिखा है, 75,000 का कितना % चार्ज करना है, 10%। तो 75,000 का 10% होता है 7,500, बट अपन को तो सिर्फ 5 मंथ का करना है, तो क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड, है ना, ये चीज़ तो पता है। या ये सोच सकते हो कि 75,000 जो है वो 10% है, सॉरी 75,000 का 10% निकाल लो, तो अपन को पता पड़ता है कि 7,500 रुपये इंटरेस्ट मिलना चाहिए, बट ये मिलना चाहिए कितने महीने में, 12 मंथ्स में, पर अपन को तो 5 मंथ का ही निकालना है, तो कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपने पास अमाउंट आता है 3125, ये कैलकुलेशन करोगे तो दैट्स इट, ये अमाउंट आएगा। अब मदन का लोन ऑलरेडी डाल चुके हैं, अब क्वेश्चन आगे कुछ बोल रहा है क्या, क्वेश्चन बोल रहा है दैट अकॉर्डिंग टू मदन्स विल, ओके, मदन की विल की इच्छा से आप ऑर्फनेज के गर्ल्स को ये रुपए दे देना। तो अपन तो सबसे पहले डालते हैं मदन के एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में, सॉरी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, लोन भी नहीं क्योंकि अपन डायरेक्टली कैश में दे रहे होंगे, ठीक है। तो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में डाल देते हैं अपन पैसे। तो करो सबसे पहले क्रेडिट साइड की टोटल, क्रेडिट की टोटल करते हो आप लोग, तो कितनी आ जाती है 106,000, और डेबिट में कितना अमाउंट था 33,000, तो बैलेंसिंग फिगर अपने पास कितना बच जाता है 73,000। तो ये 73,000 एक तरीके से हमारे लिए क्या हो गया, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में इतने पैसे चले गए। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। इसमें जो नया कॉन्सेप्ट था वो P&L सस्पेंस का था, दैट्स इट। बाकी चीज़ें तो आपको पता है कि अपन ने रिटायरमेंट में भी कर ही रखी है, ठीक है। तो बस ध्यान ये रखना है कि जब भी कोई पार्टनर जाता है तो उसको उस डेट तक का आप शेयर देना पड़ेगा प्रॉफिट का, ठीक है। बस यही नया एक एडजस्टमेंट होता है, अदरवाइज अपनी बुक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसके अंदर इस तरीके का कॉन्सेप्ट दे रखा है। बाकी ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, ये बहुत ईजी है, इसको डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कर सकते हो, और 34 वो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन था जिसमें अकाउंट बनाने का लॉजिक था। अब इसके बाद अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, बेटा आगे का क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था पेमेंट बाय एन्युटी, क्योंकि वो पहले नहीं होगा, पहले आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर आप वो सीख पाओगे। तो पेमेंट ऑफ एन्युटी वाला कॉन्सेप्ट अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।